गुड इवनिंग। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास +2 में केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 6 थी उसका 6th लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर में पहले तो ये देखो, इस यूनिट में आप क्या कर रहे थे। इस यूनिट में हम एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन करेंगे अर्थ क्रस्ट से और उसको फिर आइसोलेट करोगे, ठीक है, रिफाइनिंग करोगे। अब देखो आज का लेक्चर हमारा क्या रहेगा। आज का लेक्चर हमारा जो मेटल ऑक्साइड है उससे किस प्रकार से आप मेटल निकाल सकते हो, यानी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड आप पढ़ोगे। और उसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है स्लैग फॉर्मेशन, तो कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। किस प्रकार रहेगा देखो, आप इस यूनिट के अंदर क्या कर रहे थे, आप है ना जो अर्थ क्रस्ट में से मिनरल निकले थे आपकी किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए, तो उसमें से आपने ओर निकाला था, ठीक है, और फिर आपने ना उसके ऊपर 4 प्रोसेस लगाए थे, तभी आप मेटल को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ना कौन कौन से प्रोसेस रहेंगे। सबसे पहले तो क्रशिंग या ग्राइंडिंग करोगे, यानी जो और अर्थ क्रस्ट में से आया उसको बारीक पीस लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे उसको पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हम उसको कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद जो कंसंट्रेटेड और है ना, चाहे वो कोई सा भी और हो, कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो, ऑक्साइड हो, कुछ भी हाइड्रेटेड हो, तो उसको हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। और मेटल ऑक्साइड में चेंज करने का तरीका क्या था, वहां पे कंसंट्रेटेड ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड में जाने का तरीका क्या था, आपने ऑक्सीडेशन किया था बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर के लिए हम कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग करेंगे। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है ना उसमें से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। किस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देखेंगे इसका, जो एनसीईआरटी में है, तो अच्छे से इस लेक्चर को करेंगे। किस प्रकार रहेगा देखो, यानी हमने काम क्या करना भाई, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर्मेशन होगी वहां पे क्रूड मेटल की। क्रूड मेटल हमें मिल, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पे देखो, शाबाश, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। और है ना सबसे मेन टॉपिक यही है अपना, मेटल ऑक्साइड से क्रूड मेटल पे किस प्रकार जाए, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा, तो उसको हम अगर रिडक्ट करेंगे, यहाँ पे रिडक्ट करेंगे इसको, तो हीट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो मेटल मिलेगी क्रूड, और है ना साथ में क्या मिलेगी भाई, ऑक्सीजन मिलेगी। तभी तो क्या होगा, वहां पे रिडक्शन होगा मेटल ऑक्साइड का और हमें मेटल मिलेगी और साथ में ऑक्सीजन मिलेगी। अगर बैलेंस करना चाहते हो तो इस प्रकार आप बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसका थर्मोडायनेमिक एक्सेप्ट क्या रहेगा यहाँ, ठीक है। थर्मोडायनेमिक हमें किस प्रकार से मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करने में हेल्प कर सकती है। थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड से क्रूड मेटल में जाने के लिए आसान है बिल्कुल। किस प्रकार रहेगा देखो, एक बात तो खास है, हमें थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे 2 चीजें आपने देखनी, एक तो है ना डेल जी, देखोगे यहाँ पे डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। आप कोई भी वहां पे क्वेश्चन करोगे कभी भी थर्मोडायनेमिक्स का, तो यही क्वेश्चन तो आपको पक्का याद करनी पड़ेगी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या क्या चीजें होंगी है देखो, डेल जी तो क्या होगा, चेंज इन गिब्स पर एनर्जी। गिब्स पर एनर्जी में जो चेंज होगा उसको डेल जी कहेंगे। चेंज इन एंथैल्पी डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी होगा। डेल एस क्या रहता है, चेंज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस कह सकते हो इसको, या ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस बोलते इसको, ठीक है। और डी क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर होगा। तो इस इक्वेशन के ऊपर आप किस प्रकार इसको अप्लाई कर सकते हो। अब कोई भी आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल जी आपका नेगेटिव होगा। डेल जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और हम फेवर किसको करेंगे यहाँ पे, जब डेल जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा और हमारा काम आसानी से बन जाएगा। आपने इस इक्वेशन के लिए देखना है, अगर इसके लिए डेल जी नेगेटिव आ जाए तो हमारा तो काम भी बन जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है, किस प्रकार समझोगे देखो, आप पहली बात तो हीट दोगे, आप हीट देनी पड़ेगी तभी मेटल ऑक्साइड आपको
यहाँ पे क्या होगा भाई, रेड्यूस होगा, तो हीट देनी पड़ती है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर, किसी रिएक्शन के अंदर हमें हीट देनी पड़ती है तो वहां पे क्या होगा भाई, डेल एच वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। इस इक्वेशन के लिए कहीं ना कहीं डेल एच पॉजिटिव होगा, ठीक है, डेल एच पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारी हीट देनी पड़ती है तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एच आपका पॉजिटिव होगा, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव, सही है। उसके बाद देखो डेल एच किस प्रकार से देख सकते हो आप, डेल एच आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, समझते बात को। मेटल ऑक्साइड आपको किस स्टेट में मिलता है, वहां पे सॉलिड स्टेट। मेटल भी हमें, क्रूड मेटल भी किस में मिलती है, सॉलिड स्टेट में। और जो गैस है यहाँ पे ऑक्सीजन, वो गैस फॉर्म में यहाँ पे मिली। तो डेल एच किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, देखो डेल एच निकालने से पहले आप डेल एन जी निकाल लोगे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो किस प्रकार निकालोगे भाई आप, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के अंदर गैस के और माइनस में नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में गैस के। तो यहाँ पे तो कितने मोल है, यहाँ पे एक मोल है, गैस का एक मोल है भाई यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कोई भी वहां पे गैस का मोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 0, यानी कहीं ना कहीं जो डेल एन जी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कहने का मीनिंग पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखोगे जो आपका डेल एच रहेगा, डेल एच रहेगा, देखो डेल एच किस प्रकार से रहेगा भाई, जितनी वहां पे एंट्रोपी प्रोडक्ट की होगी उसमें से आप वहां पे एंट्रोपी माइनस कर दोगे रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट में एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस को ही क्या बोलते हो आप, एंट्रोपी। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस किसका ज्यादा रहता है, गैस का, ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस गैस का ज्यादा, फिर लिक्विड का और फिर सॉलिड का, ठीक है। ज्यादा मूवमेंट किसके अंदर रहेगी, जिगजैग मोशन गैस के मॉलिक्यूल के अंदर रहेगी। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी तो कहीं ना कहीं ज्यादा है और रिएक्टेंट की एंट्रोपी कम है। तो प्रोडक्ट में से अगर रिएक्टेंट की एंट्रोपी माइनस करोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव। ये बात तो आप यहां से भी कह सकते थे। अगर ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस आपका पॉजिटिव आता है तो पक्का वहां पे डेल एन जी अगर पॉजिटिव आता है तो डेल एस भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इतनी बातें समझ में आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई, आप साथ के साथ करते रहो भाई, यहाँ पे लेक्चर बनाने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी भाई बनाने पड़ते हैं, तो आप साथ के साथ करते रहो, फायदा रहेगा। डेल एस यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब समझते हैं बात को, इतना अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे देखते हैं। तो डेल एच हमारा क्या है भाई, पॉजिटिव आया, डेल एस भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पे, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए ताकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो और हमारा काम आसान हो जाए, तभी तो होगा भाई। तो डेल जी को नेगेटिव रखने के लिए हमारे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं ये वाली टर्म जो है ना, टी डेल एस है, टी डेल एस है, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए डेल एच से, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अगर ये वाली जो नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो आपका डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस अपना क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, प्रोसेस अपना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और कोई भी हमें वहां पे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टी डेल एस हमारा ज्यादा कब होगा डेल एच से, जब टेम्परेचर आप ज्यादा लगाओगे, समझो बात को, यानी टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, हाई। टेम्परेचर हाई होगा तभी तो क्या होगा, ये प्रोसेस लगेगा और डेल जी आपका नेगेटिव होगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर टी डेल जो आपका टेम्परेचर है टी, अगर वो कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा ना तो ये रिवर्स हो जाएगा, उस टाइम पे ये वाली वैल्यू आपकी कम होगी और डेल एच आपका ज्यादा हो जाएगा। उस केस में आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस को अगर करना है आपने कभी भी तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी और ये हम नहीं चाहते, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई चाहिए। अब यहाँ पे फोकस करो, टेम्परेचर आपको हाई चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कब हाई होगा, जब हीट कब ज्यादा होगी भाई प्रोसेस के अंदर, जब आपको बहुत सारा फ्यूल देना पड़ेगा, समझो बात को। जब बहुत सारा फ्यूल आप दोगे, यहाँ पे हीट दोगे, बहुत सारा फ्यूल आपको डालना पड़ेगा, बहुत सारा फ्यूल डालोगे तो है ना, फ्यूल की कीमत आपको देनी पड़ेगी। लेकिन हम तो नहीं चाहते भाई, हमने तो क्या पढ़ा था मेटलर्जी के अंदर, भाई हम मेटल को निकालना चाहते हैं सस्ते रूप में और सरल तरीके से, तो यहाँ पे हम इतना ज्यादा फ्यूल देना नहीं चाहते, ठीक है। एक बात तो ये, यानी प्रोसेस में टेम्परेचर हाई चाहिए, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इतना टेम्परेचर हमें ना देना पड़े, तो इसके लिए हमने एक तरीका अपनाएंगे, क्या, किस प्रकार रहेगा, देखो
इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे जो कि इस प्रोसेस को क्या करेगा, सरल करेगा, आसान करेगा। बिल्कुल एक रिड्यूसिंग एजेंट हम डाल देंगे। और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे इस बात की जानकारी हमें कौन देगा, एलिंगम डायग्राम, जो अगले लेक्चर में आप पढ़ोगे। एलिंगम डायग्राम को अगले लेक्चर में हम करेंगे, जिसकी हमें जानकारी वो किसके बारे में बताएगा, भाई किसी प्रोसेस के अंदर हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालें, उस बात की जानकारी हमें देता है। अब देखो ये क्या काम करता है, यहाँ पे समझते हैं बात को। मान लिया आप मेटल ऑक्साइड से मेटल बना रहे थे, मेटल ऑक्साइड से आप मेटल बना रहे थे, ठीक है, ये प्रोसेस था। और इसके अंदर मान लिया जो आपकी डेल जी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, देख लेते हैं जो डेल जी है वो कितना होगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, एक मिनट के लिए देख लेते हैं एक बार। पॉजिटिव है तभी तो हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एक बार ऐसे ही मान सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे इस प्रकार का प्रोसेस था। अब एक और इक्वेशन हम लेके आएंगे, एक और इक्वेशन कैसे, जैसे कार्बन का ही यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। इन जनरल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और यहाँ पे क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अगर इस प्रोसेस का जब आप है ना कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हो, तो अगर इस प्रोसेस के लिए अगर डेल जी नेगेटिव, डेल जी क्या होगी, नेगेटिव होगी और इससे ग्रेटर देन होगी, ऊपर वाले से ग्रेटर देन होगी। एक बात तो यहाँ पे मान के चलते एक बार, जो डेल जी2 है ना वो ग्रेटर देन है डेल जी1 से, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, साइन नहीं कह सकते यहाँ पे। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगी और CO2 एज ए गैस यूज करोगे, CO2 एज ए गैस यूज करोगे। तो यहाँ पे कार्बन किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। और ओवरऑल यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जो ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी है ना वो यहाँ पे ऐड करोगे, डेल दोनों इक्वेशन की जो गिब्स फ्री एनर्जी उनको ऐड करोगे और अगर ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे तो अपना प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और हमारा काम आसान कर देगा। और इस काम को आसान किसने किया, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ने, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा काम करता है। आप है ना क्या गिब्स फ्री एनर्जी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, बिल्कुल भाई, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहती मैटर की। इसको आप क्या कर सकते हो, सीधा जोड़ घटा सकते हो। एक सरल सा तरीका बताता हूं, अगर है ना आप कभी भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव में दिक्कत है आपको, तो क्या करोगे, आप जिस क्वांटिटी को आप सीधा जोड़ घटा सकते हो तो वो तो क्या होगी आपकी एक्सटेंसिव होगी, और जिस क्वांटिटी को आप सीधा जोड़ घटा नहीं सकते उसको आप क्या बोल दोगे, वहां पे इंटेंसिव बोल दोगे। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम को सीधा जोड़ घटा सकते हो आप तो क्या है, एक्सटेंसिव है। अगर जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम सीधा जोड़ घटा नहीं सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। या प्रेशर, इस प्रकार से आप कह सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर अच्छा एग्जांपल है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, अब बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। तो ये प्रोसेस रहेगा पूरा, यानी जो मेटल ऑक्साइड आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे आप और वहां पे क्या होगा भाई, डेल जी आपका नेगेटिव होगा और उस केस में आपको हीट कम देनी पड़ेगी, यानी है ना टेम्परेचर आपको कम लगाना पड़ेगा। ये एलिंगम डायग्राम से आप अच्छे से देख सकते हो। या एक और बात आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, अगर कभी भी आपने इक्वेशन है ना, अगर इक्वेशन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो वहां पे क्या लिखते हैं हम थर्मोडायनेमिक में, डेल जी नोट, ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, माइनस RT ln K। एक ये भी फंक्शन रहता है थर्मोडायनेमिक्स का, तो इसके अंदर क्या होगा, डेल जी तो क्या रहेगा आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड पोजीशन में, ठीक है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और यहाँ पे K क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये रहता है। अब देखो अपना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब K आपका कभी पॉजिटिव होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पॉजिटिव होगा तो डेल जी आपका नेगेटिव होगा और प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस रहेगा, प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस रहेगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर कभी भी कोई इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम में है और वहां पे ना K अगर पॉजिटिव होगा तो वो क्या हो सकती है, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो।
तो ये दो फंक्शन थे आपके जो कि थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है किस प्रकार मेटल ऑक्साइड से हम मेटल बना सकते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी में अच्छे से वहां पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक और आपका वो छोटा सा टॉपिक रहेगा यहाँ पे साथ के साथ कर लेते हैं स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन कई बार हमें जब मेटल का रिडक्शन करते हैं तो कई बार हमें स्लैग बनाने की वहां पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी जो मेटल के साथ में इम्प्योरिटी है उसको बाहर निकालने के लिए हम एक बाहर से फ्लक्स डालेंगे, ठीक है। फ्लक्स डालते हैं जो कि स्लैग फॉर्मेशन में काम देगा। किस प्रकार से होगा देखो, यहाँ पे फ्लक्स का यूज करेंगे हम, यानी एक तो आप यूज कर सकते हो बेसिक फ्लक्स, छोटा सा टॉपिक है बेसिक फ्लक्स। अगर आपके पास वहां पे जो आपके पास मेटल है उसके साथ में जो इम्प्योरिटी है अगर वो एसिडिक है, वो एसिडिक है, लाइक एसिडिक कब होगा, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड है नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा एसिडिक फॉर्म में होगा, तो इसके अंदर हम बेसिक फ्लक्स डाल देंगे, बेसिक इन द फॉर्म, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डाल दोगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा बेसिक फ्लक्स है। क्यों बेसिक है ये, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं जनरली। तो यहाँ पे ये दोनों मिल करके स्लैग फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा आपका कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। जब हम एप्लीकेशन करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए लाइक आयरन कॉपर, तो वहां पे स्लैग फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, अच्छे से करेंगे वहां पे। और इसकी डेंसिटी ये हल्का रहता है, इसकी डेंसिटी मेटल से कम रहती है, इसलिए ये मेटल के ऊपर फ्लोट करेगा। आगे चल करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और है जैसे यहाँ पे और भी डाल सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, इस प्रकार के आप फ्लक्स डाल सकते हो। ये बेसिक फ्लक्स था। एक रहेगा आपका एसिडिक फ्लक्स, उल्टा हो जाएगा। अगर कभी भी इम्प्योरिटी अपनी बेसिक फॉर्म में लाइक है ना, यही उल्टा कर लोगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है अगर इम्प्योरिटी के रूप में यहाँ पे ये इम्प्योरिटी थी, ये इम्प्योरिटी था और ये फ्लक्स था। अगर ये इम्प्योरिटी हो कभी भी उल्टा भी तो हो सकता है, अगर इम्प्योरिटी होगी तो आप क्या डाल दोगे वहां पे एसिडिक फ्लक्स डाल दोगे, सिलिकॉन ऑक्साइड वगैरह डाल दोगे, एसिडिक फ्लक्स होगा यहाँ पे। अब की बार ये फ्लक्स के रूप में काम करेगा और फिर स्लैग क्या बनेगा, वही सेम कैल्शियम सिलिकेट आपका बन जाएगा, ठीक है। या जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है या आयरन ऑक्साइड होगा तो मैग्नीशियम सिलिकेट बन जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था स्लैग फॉर्मेशन, ये काम आएगा अपने, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो भाई आप ये टॉपिक अच्छे से कर लोगे। अगले लेक्चर में हम एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा एलिंगम डायग्राम, और उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर। बहुत सारी एप्लीकेशन हम करेंगे लाइक आयरन कॉपर जिंक एल्यूमिनियम, ठीक है। इन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन वो हमारे सिलेबस में है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना, ठीक है, साथ के साथ करते रहो, फायदा रहेगा। ओके भाई, थैंक यू।